इंसान ने जब अपने कबीले बसाने शुरू किए तो कल्पना की कि जीवनदायी शक्तियों के इर्द गिर्द रहे। इसीलिए पुरातन सभ्यताएं नदी के किनारे बसी। लेकिन नदी के किनारे बसी उन सभ्यताओं को नदी के डूब क्षेत्र में आने का डर रहा होगा क्या, और जो उस डर से पार पाना हो तो आग को बरतने का, मिट्टी को पकाने का शऊर आया होगा क्या। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त पटना के बाहरी इलाके में है। उस इलाके में है जहां विरोधाभास, गौर करिएगा, जहां का मोदक मशहूर है और जहां की ईंट मशहूर है। पृष्ठभूमि में आपको सोन की एक धारा, फिर उसके बाद मीनारें नज़र आ रही हैं। इन मीनारों की बुनियाद पर किसी शहंशाह का पत्थर और खुतबा नहीं गड़ा है। इनके भीतर बहुत सारा कोयला और आंच है, क्योंकि इनके गर्भ में ईंट पकती है। मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की मिट्टी मुफीद है, इसलिए इतने ईंट भट्टे हैं। तो एक तरफ आपको बिहार की उद्यमशीलता नज़र आ रही है। ओपनिंग शॉट जिसको कहते हैं कैमरामैन के शास्त्रों में, उस ओपनिंग शॉट में आपको अस्थाई झोपड़ियां दिख रही हैं। बिहार का जिक्र होता है, माइग्रेशन का जिक्र होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार के पड़ोसी राज्य से माइग्रेट होकर लोग बिहार में भी रोजगार की तलाश में आते हैं, तो आप ये मंजर देख लीजिएगा। मनेर सीट क्यों चुनी? हम लोग जब पत्रकार बनते हैं तो कहा जाता है कि वो कौन सा कारण है, वो कौन सा हुक है। देखिए, मेरे दाएं हाथ पर कुछ बहुत ही नौनिहाल मछली पकड़ रहे हैं, उसके लिए भी हुक की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा हुक है जिसके चलते आप इस सीट पर पहुंचे? मनेर सीट पर हम आए हैं क्योंकि यहाँ से एक पत्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकार जो, बता ही देता हूँ आपको ताकि कल को कोई खुद से कोलंबस बन के खोज के इल्ज़ाम न लगा पाए। पत्रकार जो मेरे अल्मा मैटर के सीनियर हैं, आईएमसी के पढ़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, नौजवान हैं। और ये वो वाले नौजवान नहीं हैं जो साठा के पाठा तक भी नौजवान रहते हैं, बाकायदा नौजवान हैं। निखिल आनंद इनका नाम है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं मनेर से। निखिल आनंद से बात करेंगे। आपको मनेर की पृष्ठभूमि बता देता हूँ। बीजेपी के लिए मुश्किल सीट मानी जाती है। अब मुश्किल का पैमाना क्या है? 2015 में तो कई सीटें मुश्किल हो गई थी क्योंकि आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़ रही थी। 2010, जिसको खालिस बुंदेली लहजे में कहें तो बम्पर जीत वाला मौसम, उस मौसम में भी बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई थी। आरजेडी से भाई वीरेंद्र यादव जीते, पिछली 2 बार के 2 टर्म के वो एमएलए हैं। उसके पहले श्रीकांत निराला एमएलए थे, भाजपा से थे। भाजपा से टिकट कटा तो बागी हो गए। तो भाजपा के कई बागी सुर्खियों का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन वो उन सीटों पर हैं जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है और उनके मुकाबिल कोई झोपड़ी तो कोई दूसरे सिंबल पर आशियाना पा रहा है। लेकिन मनेर में स्थिति अलग है। पत्रकार और राजनेता निखिल आनंद, इनकी जर्नी जानेंगे। पटना में रहकर किन सवालों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर 2 बरस में गठबंधन के सहयोगी जुड़ते और छिटकते हैं, उस पर बात करेंगे। और मनेर के मुद्दों पर। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत खुशी हुई कि आप सफ़र करते हुए मनेर की धरती पर पहुँचे जी, और सोन के किनारे आपसे मिलने का एक मौका मिला। अच्छा, सोन का आपने जिक्र किया। माइनिंग, ऐसा लगता है कि वेद व्यास के ज़माने से मुद्दा चला आ रहा है। नदी के किनारे खड़ा होता हूँ तो द्वैपायन याद आते हैं। क्या है ये माइनिंग का मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि नदी के किनारे वो लोग बसते हैं या प्राचीन काल से बसते आए जिन लोगों ने भारत की सभ्यता संस्कृति या दुनिया की सभ्यता संस्कृति को सहेजा है, समेटा है जी। हम उन लोगों में आते हैं। और तमाम नदी घाटी सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारे पली बढ़ी। आज देखिए कि समय के अंतराल में ये नदियाँ कटाव के कारण, नदियों के कटाव के कारण काफ़ी लोग बड़ी संख्या में अपने ही घर में विस्थापित हो रहे हैं। तो ये वो इलाका है जो अपने ही जगह में विस्थापन झेलने को मजबूर है। कटान वाला इलाका है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ गंगा सोन का संगम है। और ये तमाम दियारा के इलाके अब गंगा और सोन के बीच एक टापू की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बाढ़ के दिनों में आप देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाएगा। गंगा और सोन एक दूसरे से मिलन करते हैं। तो तमाम इस खूबसूरती के बीच जो चुनौतियां हैं, आम जनजीवन की चुनौतियां हैं, उनके बीच मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यहीं की मेरी पैदाइश है। मैं भी कटाव पीड़ित हूँ, दियारा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि
वो चीज़ें जो अब तक नहीं हुई, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो अब तक के 30 सालों के विधायक ने सिर्फ इन लोगों ने चाल चरित्र चेहरे की बुनियाद पर ज़मीन से 10 फीट नीचे धंस गए और इनकी बिल्डिंगें अकूत संपत्ति अर्जित करके ऊपर खड़ी हो गई। आपने 30 साल कहा, 30 साल में तो भाजपा के भी विधायक थे, आप उन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस क्षेत्र में भी तो बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिन 2 लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो निश्चित तौर पर 15-15 साल उन्हें इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके चाल, चेहरे, चरित्र सब बदल गए और उन्होंने तमाम पार्टियां बदली। श्रीकांत निराला हमारे फुफेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं जी। ये तो महाभारत जैसा हो गया है, 2 भाई समर क्षेत्र में। बिल्कुल, ये तो आज तय करने वाली बात है ना कि हम तो सिर्फ 5 गांव की दरकार रखते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी जन्नत, पूरी दुनिया आप अपने लिए समेट कर रख लें। और राजनीति किसी की ना तो ठेकेदारी है, न बपौती है, न विरासत है। मैं मानता हूं कि राजनीति अब बदली हुई परिदृश्य में अब यह निश्चित तौर पर विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर होना चाहिए। देश सेवा, समाज सेवा के लिए समर्पित लोगों के लिए कम से कम कहते तो सब यही है। मेरा सवाल था माइनिंग, सोन नदी का जिक्र आया, माइनिंग का क्या स्थिति है? माइनिंग होती है यहाँ इलीगल? इलीगल तो मैं नहीं कहूँगा। गवर्नमेंट ने, अखबारों में इतनी सुर्खियां, आप तो पत्रकार रहे हैं, क्या पत्रकार फर्जी तो नहीं छापते होंगे? देखिए, पत्रकार होना, प्रवक्ता होना 2 अलग अलग, दोनों बोलने का काम करते हैं, लेकिन बोलने की स्थितियां बदल जाती हैं। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि कई इलाकों में माइनिंग एक बड़ा इशू है और इन इलाकों के बालू पूरे बिहार और बिहार के बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ का जो बालू है, सोन से निकला हुआ बालू, वो हाई क्वालिटी बालू है जो घर और निर्माण क्षेत्र के लिए बिल्कुल ये सोन नदी का सोना है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इलीगल माइनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये उस पेशे में जुड़े हुए लोग हैं। गवर्नमेंट ने कई कंपनियों को एंडोर्स किया है, उनको अप्रूवल दिया है, वो माइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चीज़ें रेगुलराइज्ड है, लेकिन कई लोग ऐसे तत्व निश्चित तौर पर होते हैं जो अपने तौर पर कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी लोगों का रोजगार जुड़ा है, आम जनजीवन भी जुड़ा हुआ है और तमाम जीवन संकट की चुनौतियों के बीच सोन इलाका और इलाके का बालू व्यवसाय उनको जीवन दे रहा है। ये खुशकिस्मती है। ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इस पूरे बालू व्यवसाय को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बालू माफिया जो तय करता है वही होता है। कौन जाएगा पटना माननीय विधायक होके, इसमें उनका भी दखल होता है। सत्य है ये? देखिए, माफिया जैसी बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि माइनिंग हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन द पेरिफेरी ऑफ लॉ, लेकिन जब लॉ के बाहर होता है तो उसको इलीगल कह दिया जाता है। देखिए, समाज है, समाज में विभिन्न तत्व, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं। ये बताइए मुझे निखिल जी, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी क्या रही? क्योंकि बड़ी चर्चा है पटना में कि साहब एक यंग प्रवक्ता को टिकट दे के भेजा गया है, क्या जर्नी रही? कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई? देखिए, मैं तो इसी गांव में, मनेर विधानसभा में ही है जी, मनेर विधानसभा में जीवराखंड टोला एक गांव है। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत पॉपुलर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, यहाँ से एक से मिले रहे हैं। श्री भगवान सिंह उनका नाम रहा है जी। और उनके बारे में मशहूर है कि श्री भगवान बाबू ने तमाम ज़मीनें बेच दी, अपनी ज़मीन बेच दी राजनीति के लिए। अच्छा। और कई लोग मजाक में भी कहते हैं, से जुड़े थे? किस पार्टी से? कांग्रेस से जुड़े? वो निर्दलीय ही तमाम चुनाव लड़ते रहे। अच्छा। 52, 57, 62 ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय मनेर से लड़ा। 57 का चुनाव वो दानापुर से निर्दलीय लड़े। अब देखिए, दिलचस्प ये है कि कई लोग, जब मेरे दोस्त कहते हैं आज नेताओं को देखकर कि हर नेता अपने लिए अकूत संपत्ति अर्जित करता है, घर, तमाम शोहरत अर्जित करता है, और वैसे में मेरे दादाजी भी एक मॉडल रहे हैं पॉलिटिक्स के, जिन्होंने ताउम्र पैदल, मेरे घर में कोई 2 व्हीलर भी गाड़ी नहीं थी 2005 तक, और उसके बीच से हमें कम से कम यहाँ से निकलकर लोयला स्कूल, फिर अन्य IIMC, DU, और फिर जर्नलिज्म में 17 साल हमें बिताने का मौका मिला एज अ ब्यूरो चीफ, पॉलिटिकल एडिटर। किन किन अखबारों के साथ रहे आप? मोस्टली मैंने टेलीविज़न में काम किया, ETV, उसके बाद GTV, सहारा TV,
मौर्या टीवी, यहीं पटना में। इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, हाँ। और दिल्ली में भी, नोएडा में मुझे जी न्यूज़ में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर रहा। हाँ। तो मुझे लगता है कि इन तमाम अनुभवों से गुजरते हुए हाँ। फिर ये ऐसी मीडिया की नौकरी छोड़ के मुझे लगता है मतलब कि माइक के इधर से माइक के उधर जाने का फैसला कैसे हुआ? ये एक कहीं ना कहीं एक था कीड़ा, हस्तक्षेप करने की गुंजाइश पत्रकार के तौर पर हमने हमेशा रखी। हाँ। और उसके चलते जब भी कई जगहों पर ऐसे कॉन्फ्रंटेशन होते थे सिस्टम के साथ, तो मुझे लगता है कि सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ। ऐसा नेता जो सिर्फ भोज भात खाने का काम करता हो, पेट मोटा करके जनता के बीच घूमना ही सिर्फ नेतागिरी नहीं है। मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर हाँ। आप अगर कुछ करने का मादा नहीं रखते हैं, हाँ। तो आपको नेता बनने का हक नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पत्रकार से नेता वाला जो स्विच हुआ, घर वालों की क्या रिएक्शन थी? एक होता ना, ये तनख्वाह आ रही बड़ी बड़ा, एक आर्थिक सुरक्षा है, तो वो एक बड़ा गैम्बल भी रहता है ना, एक प्रोफेशन स्विच वाला। देखिए, मेरे ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन रहे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे। मेरे फादर स्कूल टीचर थे, हाई स्कूल में वो हेडमास्टर रहे। मेरी मदर लेक्चरर रहीं। इसी गांव में रहते हुए मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो वो +2 पढ़ के आई थी, और उन्होंने BA, MA, AA, B.Ed, PhD तमाम चीज़ें करके उन्होंने बाकायदा नौकरी की, एज अ प्रोफेसर रिटायर हुई। और मेरे पिताजी के निधन के बाद निश्चित तौर पर घर में एक स्थितियाँ बनी। दादाजी नहीं रहे, मैं जी न्यूज़ में था, मेरी माताजी अकेले थीं। अब शादी के बाद एक बेहतर स्थिति दिल्ली में ज़रूर है, ज़रूर मेरे लिए भी थी। फिर मेरी माँ के लिए नौकरी में रहते हुए शिफ्ट करना किसी का मुश्किल था जी। तो लिहाजा मैं ही शिफ्ट हो गया। यहाँ भी मैंने मीडिया में नौकरी की, लेकिन मुझे लगा कि एक बड़े फलक पर काम करके आपको उन एक खास स्तर पर वो स्पेस और स्कोप नहीं मिलता है। मुझे लगा कि पॉलिटिक्स एक मीडियम है जहाँ से कुछ ज़्यादा किया जा सकता है। एक परिस्थिति बनी और मुझे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया। और मैं तो फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि तमाम बाहुबल, धनबल से जुड़े लोगों के बीच, माफियाओं के बीच एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का मादा रखती है। बिल्कुल। ये और बताइए, हमने ये चुनौती स्वीकार की है, और मैं 100% कहता हूँ कि ये चुनाव मैं जीतूंगा और जीतने जा रहा हूँ। चलिए बढ़िया। ये बताइए, थोड़ा हम लोग चलते हुए बात करते हैं रजत जी, कि जैसे हम लोग मनेर में हैं तो इसको मुश्किल सीट माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2 दफ़ा से हार रहे हैं, और निर्दलीय भी आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस निर्दलीय महाशय को बिठाने की कोशिश नहीं की गई कि भाजपा ने आपको इतना दिया, सब दिया, आपने अपने कुछ एक होता कि फैमिली का प्रेशर, सब परिवार की पंचायत बैठे कि भाई घर से एक ही लड़का लड़े, वरना का ऐसा ना हो कि दोनों हार जाए, कुछ वो नहीं हुआ कन्विंस करने का? और देखिए, श्रीकांत निराला मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। और बचपन से ही मैं उनका पैर छूता आया हूँ, पैर छू छू कर बड़ा हुआ हूँ। उनके सामने मेरा सर झुका होता है हमेशा। उनके राजनीतिक यात्रा में हम सभी का योगदान है। और दिलचस्प वाकया मैं बताऊं कि मेरे ग्रैंडफादर ने 67 के इलेक्शन में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो मेरे फूफा जी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। श्रीकांत निराला के पिताजी? जी। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि भाई दोनों ससुर दामाद कैसे चुनाव लड़ेंगे। मेरे दादाजी ने नॉमिनेशन वापस लिया बड़ा दिल दिखाते हुए, और दानापुर चले गए। हाँ। और देखिए कि आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट से वंचित किया और किसी को टिकट दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि श्रीकांत निराला जी को जो अवसर मिला, 25 साल की उम्र में वे विधायक बने, उनको MP का इलेक्शन लड़ने का अवसर मिला। कांग्रेस, जनता दल, RJD, फिर जदयू, उसके बाद BJP, 5 राजनीतिक दलों की यात्रा उन्होंने 15 साल के अपने सत्ता काल में की है। अब देखिए कि जिस व्यक्ति को राजनीति की विचारधारा और संगठन का एहसास नहीं हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है उसको नहीं समझ सकेगा। मैं आपसे, मेरा सवाल ये था निखिल जी, कि क्या परिवार के लोगों ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप 2 बार से हार रहे हैं, अब इस लड़के को लड़ लेने दीजिए? प्रयास तो हुए होंगे ना अंदर खाने? देखिए, वो बड़े भाई हैं और मुझे लगता है कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। तो नहीं माने?
और मुझे टिकट बकायदा ऑफिशियली अनाउंस होता, इसके पहले ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मेरे बारे में बाहरी बताना, बिना वजूद का बताना, जिस परिवार के विरासत की बुनियाद पर उनकी राजनीति भी चली है। हाँ, मतलब वो श्री भगवान उस सिंह पर की ही वो विरासत को सवाल आगे उठा बढ़ा रहे रहे हैं और उसी विरासत से आपको वंचित कर और रहे हैं। उसी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे पूरे वजूद को खारिज करना चाह रहे हैं। मुझे तरह तरह के अपमानित शब्दों से भी वो नवाज रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आज भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मैं सर झुकाकर उनकी हर बात को स्वीकार करता हूं। मैं उनको अभी भी वो मिलेंगे, मुलाकात होगी तो मैं व्यक्तिगत मान सम्मान है, लेकिन अब व्यक्तिगत राजनीतिक मान प्रतिद्वंद्विता सम्मान हो है, गई है। पैर छूकर जरूर अच्छा। मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। लेकिन मैं ये जी। कहता हूं कि राजनीति अब विचारधारा की बुनियाद पर होनी चाहिए। 15 साल जब वो विधायक थे तो 15 साल में वो 15 काम उन्होंने क्या किए, ये उनको जनता को बताना चाहिए। और भाई वीरेंद्र जो 15 साल विधायक रहे, उनको भी बताना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या 15 काम किए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये मेरे बहुत दिन से मन था कि मैं प्रवक्ताओं से ये पूछूं, पर होता ये है कि चुनाव में आप प्रवक्ताओं के बजाय कैंडिडेट से ज़्यादा बात करते हैं। आपके में वो दोनों बॉक्स टिक हो गए। बड़ा मुश्किल रहता होगा प्रवक्ताओं का काम कि जैसे आप 2015 से 17 तक जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्हें नीतीश कुमार की आलोचना करनी थी क्योंकि गठबंधन टूट गया था। फिर एक दिन तय होता है कि नहीं, गठबंधन वापस आ गया, तो अब डिफेंड करना है। जैसे मैं देख रहा था कि वही जो पैकेज अनाउंस किया था मोदी जी ने पिछले चुनाव में, अब उसी पैकेज की नड्डा जी तारीफ़ कर रहे हैं और वहीं आरसीपी सिंह बैठे हैं। वही आरसीपी सिंह खिल्ली उड़ाते थे उस पैकेज की, वही 7 निश्चय की आप लोग खिल्ली उड़ाते थे। अब नीतीश कह रहे हैं कि हमने 7 निश्चय पूरे किए और 7 निश्चय। डिफ़िकल्ट जॉब ना। ये निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी की एक नीति है, विचारधारा है और पार्टी का स्टैंड है, उसको फॉलो निश्चित तौर पर करना होता है। हाँ। लेकिन हमारे जैसे जो प्रवक्ता हैं, जो एकेडमिक्स के रास्ते, फिर मीडिया जर्नलिज्म के रास्ते जो पॉलिटिक्स में आए हैं, निश्चित तौर पर कई स्वीकारोक्ति हम जरूर करते हैं। हाँ। जो संवेदनशीलता है, पहलू है, हाँ। जो बातों के, उससे हम रूबरू और उससे खुद को जोड़ते भी हैं, पार्टी की बात भी कहते हैं। और ये स्थितियाँ थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होती है, टेक्निकल भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से न्यू जनरेशन लीडरशिप को ग्रूम और ट्रेन करने का काम किया है, आज पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग और ग्रूमिंग कल्चर खत्म हो गया। ट्रेनिंग तो आपकी बहुत अच्छी है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट डायलेमा कि अभी कल तक आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बढ़िया नेता हैं, एनडीए में हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए। जीतन राम मांझी खराब नेता हैं, उधर थे, अब जीतन राम मांझी आ गए। ये तो मुश्किल हो जाता है ना आप लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी आज भी अच्छे नेता हैं। हाँ। उनको लेकिन याद जरूर आता होगा कि जब वो एनडीए की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे जी, तो कितना सम्मान था। आज उनके साथ स्थितियां इतनी विकट हो गई कि महागठबंधन में जाने के बाद उनका फ़ोन तक तेजस्वी यादव नहीं उठाते थे, जीतन राम मांझी जी का फ़ोन नहीं उठाते थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, चिराग पासवान आपके पुराने दोस्त कहते हैं कि हमारा फ़ोन नीतीश नहीं उठाते थे। देखिए, मैं इस बात को कहूँगा कि कई बार जो स्थितियाँ बनती है, मैं रामविलास पासवान जी को एक बड़ा ही लेजेंडरी लीडर मानता हूँ जी। और वो 67 से एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। लालू जी, नीतीश जी सब 77 के मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं और रामविलास जी का जो अनुभव है, मैं बड़ा ही उनको ऑनर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। चिराग जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर बिकमिंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एलजेपी, ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग हिमसेल्फ अप। वो पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एज एन ऑपोजिशन लीडर, आप कुछ भी कहें, खबरों की सुर्खियाँ बनती है। चिराग जी के लिए शायद कोई बहुत स्पेस नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नोट पर कुछ बातें कही। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो वो एक अपनी उनके अंदर महत्वाकांक्षा भी है। वो एक बेहतर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तरह दिखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये स्थितियाँ उनके साथ ज़रूर है, लेकिन फिलहाल राजनीति है कि पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। ये तो है जी। चलिए, आपने खुद ही कहा राजनीति है, राजनीति के इस समर में आपको शुभकामनाएं। पाले के उस तरफ एक आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, एक परिवार के व्यक्ति, और मैं पूरे बिहार के लिए कहता हूँ असीमित संभावनाएं और असीमित चुनौतियां। आप नज़र घुमा के कहीं भी 360 देख लीजिए, आपको सब दिख जाएगा। देखिए, ये सोन नदी है, सोन नदी का पानी कितना उपजाऊ, लेकिन इसी सोन नदी में ये नाला मिल रहा है, तो सैनिटेशन का सवाल भी है सामने सामने।
हैं। बिहार के नौजवान उद्यमशील हैं, आपको ट्रैक्टर के डेक पे गाना सुनाई दे रहा है और उसी बिहार के नौजवान आपको यहाँ भी दिख रहे हैं बहुत सारे। तो अब ये बिहार को तय करना है कि अपने जनादेश के ज़रिए वो अपने इकबाल को किस बुलंदी तक लेकर जाता है। इस पूरी चुनावी यात्रा के दौरान हम बिहार के लोगों की ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। एक कमिटमेंट रहता है हमारा अपने व्यूअर्स के लिए कि हम आपको रॉ, रियल और रिलेटेबल कंटेंट दिखाएंगे बिना किसी काट छाँट के। इस पूरी यात्रा के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।